तो भाइयों आज का जो सीईटी का पेपर हुआ है हरियाणा का, इसके जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश है। आपसे एक इडियम दिया हुआ है आपको, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल एक इडियम है जिसका मतलब होता है भैया हार मान लेना। तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब है हार मानना, गिव अप कर देना। थ्रो इन द टॉवल ये जनरली बॉक्सिंग रिंग के अंदर होता है। जब कोई भी कंटेस्टेंट होता है वो अपना टॉवल गिरा देता है तो इसका मतलब उसने हार मान लिया है, अब वो आगे नहीं लड़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्रो इन द टॉवल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये ग्रामर का है भैया, ये टेंस का सवाल था। बाय द टाइम, और बाय द टाइम से जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, अगर आपने उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है तो अगला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बाय द टाइम वी अराइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द शो हैड स्टार्टेड, ये ग्रामर का कंसेप्ट है, टेंस का कंसेप्ट है। कुछ लोग इसको कंडीशनल सेंटेंस में भी बताते हैं, ये टेंस के अंदर से आया है। यहाँ पर आ जाएगा हैड स्टार्टेड, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का है, ये वोकैब का सवाल है और आपसे पूछा गया है एम्बिगुअस जो लिखा हुआ है इसका एंटोनिम बताना है। एम्बिगुअस का एंटोनिम, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है भैया? एम्बिगुअस का मतलब होता है जो बहुत ही अनक्लियर है। देखो ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम, ये तीनों क्या है? ये तीनों सिनोनिम है इसके। हमसे पूछा है एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा डेफिनेट। डेफिनेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्लियर जो होगा वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये है भैया आपका सेंटेंस सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, PQRS के नाम पर आया था ये। आप इसको देखो, इसमें लिखा हुआ एक कहानी है कि वो कोई बच्चा है, वो एग्जाम में फेल हुआ है, फिर उसके पेरेंट्स ने उसको एनकरेज किया है फिर से पढ़ने के लिए, फिर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की अगली बार पढ़ने के लिए, फिर वो इवेंचुअली पास हो गया। इवेंचुअली पास हो गया है, देखो इवेंचुअली पास हो गया है तो फोर्थ में आएगा, मतलब या तो ये वाला है या तो ये वाला है या तो ये वाला है, तो बी कैंसिल। ठीक है, पहले वो फेल हुआ होगा, फिर उसको एनकरेज किया है, फिर उसने अगली बार, पहले फेल हुआ होगा मतलब हमारे पास या तो ये होगा। ठीक है, अब हमारा ये भी आउट हो गया, या तो ये शुरू करेगा सेकंड से या तो ये शुरू करेगा। तो वो पहले फेल हुआ है, उसके बाद पेरेंट्स ने एनकरेज किया है, फिर उसने मेहनत किया एनकरेजमेंट के बाद, तो फिर वो इवेंचुअली पास हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए, 2 1 3 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अगले सवाल पर। जो अगला सवाल था हमारा वो है बहुत सिंपल सा एक वोकैब का सवाल है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई ऐसा व्यक्ति बताना जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है भैया उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है उसने सही आंसर कर रखा है। मोनोग्लोट एक भाषा बोलता है, बाइलिंगुअल 2 भाषाओं में होता है, ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेट करता है। तो इसका आंसर है पॉलीग्लोट, जो कई सारी भाषाएं एक साथ बोल सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है मेरे सामने, ये है हमारा एक पूरा पैसेज देकर के ये पूछा हुआ है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो भैया यहाँ पर एक कहानी बताई हुई है कि एक थंडरस्टॉर्म आ रहा था कहीं पर, बारिश वारिश का मौसम था, बारिश हुई बहुत ज्यादा, एक आदमी वहां पे बैठा हुआ था, ओल्ड मैन, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। वहां पर ग्राउंड गीला हो गया उसके आसपास का, ठीक है, सब कुछ वो हो रहा है, लेकिन वो आदमी हिला नहीं, कहीं पे दूर देख रहा है और देखे जा रहा है। वहां पे तूफान बहुत तेज है लेकिन वो आदमी वहां से हिला नहीं। इसका मतलब क्या है? वो आदमी बारिश से नफरत करता नहीं भाई, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता कि वो आदमी बारिश से नफरत कर रहा है। वो डरा हुआ था, डरा हुआ होता तो फिर वहां से भाग जाता। नोटिस नहीं किया उसने स्टॉर्म, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो डीप थॉट में था। ये सही आंसर है कि वो व्यक्ति इतने डीप थॉट में था कि उसको पता ही नहीं चला ये सब कुछ कि क्या हो रहा है, और ना ही उसने ध्यान दिया, उसकी आंखें कुछ देख रही थी दूर। तो डी इसका राइट आंसर है। मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड पूछा, स्पेलिंग पूछिए आपसे। यहाँ पर आप देखो स्पेलिंग पूछी है, कौन सी चाहिए? इनएविटेबल भैया, इनएविटेबल ये लिखा हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज को टाला नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आगे फिर से ग्रामर का क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट सवाल है कि इनमें से बताना एरर कहां पर है। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वार्निंग को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करता। भैया बहुत डायरेक्ट सा सवाल है। जब भी इमेजिनेशन करते हैं तो इमेजिनेशन में वाज का इस्तेमाल नहीं करते, इमेजिनेशन में वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वाज की जगह वर आएगा, और ये कहां पर है? फर्स्ट पार्ट में। लेकिन फर्स्ट पार्ट दिया कहां है? फर्स्ट पार्ट तो बी में दिया हुआ, तो आंसर बी है। यहाँ पर फर्स्ट मत लगाना, ए मत आंसर कर देना, क्योंकि फर्स्ट को दिया ही बी के अंदर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव में सवाल पूछा हुआ है समवन इज वॉचिंग अस। समवन इज वॉचिंग अस में इज लिखा हुआ है। एक्टिव पैसिव में इजएमआर में इजएमआर ही रहता, टेंस नहीं बदलता। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं आ सकता, वी बीइंग ये तो हो ही नहीं सकता, इजएमआर ही रहेगा। और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म में बीइंग लगाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आखिरी सवाल है, 10 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर इंग्लिश के। यहाँ पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। आस्क्ड मी लिखा हुआ है भैया, देखो बहुत डायरेक्ट सा सवाल है। शी आस्क्ड मी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा, ये कैंसिल, इसमें नहीं लिखा, कैंसिल, इसमें नहीं लिखा, ये कैंसिल, इसमें लिखा हुआ है शी आस्क्ड मी, और यहाँ पर ये भी टेंस भी सही दिया, आर यू फाइन। आर यू फाइन का इफ आई वाज फाइन बन जाएगा, क्योंकि नरेशन में टेंस बदलता है। इसम आज का वाज वर बनता है, तो यहाँ पर वाज हो भी गया और ये सही लिखा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सारे सवाल थे जो हमारे सीटी के आज के पेपर में आए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लग रहा हो कि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911194002।
अगर आपका पेपर किसी और शिफ्ट में हुआ जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो, मैं आपको उनके आंसर, सही आंसर बिल्कुल बता दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो अपने क्वेश्चन, या इनमें से भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको और कोई मदद चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई क्वेश्चन मेरे पास आएंगे तो मैं उनका भी आंसर्स एक नेक्स्ट वीडियो में बना करके इसी तरीके से डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, ये है 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर और इसके इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, मतलब 10 साल के टाइम को क्या बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बड़े आराम से देख सकते हो। 10 साल के टाइम को बोलते हैं भैया डेकेड, 100 साल के टाइम को बोलते हैं हम सेंचुरी, 1000 साल के टाइम को बोलते हैं हम मिलेनियम, 10,000 साल के टाइम को हम बोलते हैं डेका मिलेनियम। तो इसका आंसर हमारा डी पार्ट में है, डेकेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है आपको एंटोनिम बताना है किसका, ब्लूमिंग का। तो भैया ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? भैया ब्लूमिंग का मतलब होता है फलना फूलना, जैसे कोई फ्लावरिंग। ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम है। अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो आप इसको टिक करते, सिनोनिम है, लेकिन आपसे तो एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेडिंग। फेड करना, मुरझाना या फीका पड़ना, जैसे किसी चीज का कलर फीका पड़ रहा हो, मुरझाने को विदर बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी हो सकता था। यहाँ पर 77 का आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है और ग्रामर का कंसेप्ट है। यहाँ पर कह रहा है इट डैश सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे लिखा हुआ भैया, सिंस या फॉर का यूज तब करते हैं जब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है सी पार्ट में, इट हैज बीन रेनिंग। तो जिसने भी ये कंटेस्टेंट ने आंसर लगाया है वाज रेनिंग कर दिया तो ये बेचारे का बच्चे का गलत हो गया है। यहाँ पर आएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, की कल से बारिश हो रही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। ही वाज बोर्न डैश और 1945। 1945 एक ईयर का नाम है और किसी भी ईयर के लिए जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो आती है भैया इन। तो यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है उसने सही आंसर किया है, इन लगाया है। अगर घड़ी का टाइम बताते हैं तो एट लगाते हैं, डे या डेट लगाते हैं तो ऑन लगाते हैं, ईयर लिखा है, मंथ लिखा है, वीक लिखा है, डेकेड लिखा है, इन सबके हाथ में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये सही किया हुआ बच्चे ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर फिर से फिल इन द ब्लैंक का सवाल है। लिखा आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। हैव यू सीन इट मतलब तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है का मतलब क्या है? मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ और वो पूछा तुमने देखा है कर, तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर। ये सही आंसर यहाँ पर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मतलब मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा है क्या उसको? तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और यहाँ पर लिखा हुआ ये ईडियम है। ईडियम दिया हुआ है टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे ने आंसर दिया बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। आपको हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास ऐसा ही पेपर आया था तो लेकिन मैं आपको मतलब बताता हूँ। टू ड्राइव होम का मतलब होता है भैया किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना। ड्राइव होम का मतलब घर वापस चले जाना नहीं है। इसका मतलब है किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना, क्लियरली एक्सप्लेन करना, किसी को कोई बात समझाना। जैसे मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ड्राइव होम का मतलब है कि एम्फेसाइज करके किसी बात को क्लियरली समझाना सामने वाले व्यक्ति को। तो इसका आंसर ए है, सी नहीं है। बच्चे ने गलत आंसर कर दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ये छोटा सा पैसेज दे दिया भैया। यहाँ पर कह रहा है केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। भैया देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा दे दिया है। यहाँ पर लिखा है केव। अब अगर केव के हिसाब से आंसर करें तो केव तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डैश द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर, वर्क्स प्लूरल है। वैसे भी अजंता और एलोरा की कोई एक केव नहीं है, कोई एक गुफा नहीं है, वहां पर कई सारी गुफाएं हैं, अजंता की अलग है, एलोरा की अलग है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर वर्क्स लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आर ही आएगा। कैंडिडेट ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है। Whosoever goes there becomes spellbound। spellbound का मतलब होता है बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाना। thousands of, दूसरे वाले का आंसर यहाँ पर आ जाएगा of, thousands of। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, आएगा यहाँ पर of ही, thousands of, यहाँ पर इसका आंसर है of आ जाएगा। thousands of tourists वहां पर हर साल जाते हैं, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। तो 83 का आंसर हो जाएगा of C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये स्पेलिंग एरर का सवाल है। सॉरी, 84 में परमानेंट की स्पेलिंग पूछी है। परमानेंट की स्पेलिंग भैया यही होती है, बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी स्पेलिंग पूछी है, PERMANENT, परमानेंट। ठीक है, पर स्थायी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 और यहाँ पर पूछा है सिनोनिम। वर्ड है हमारा अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट। अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट या फाइनल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 10 क्वेश्चन थे 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट के। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं अगली शिफ्ट का सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये 27 की पहली शिफ्ट का इंग्लिश का सेक्शन, जिसके अंदर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्टिव पैसिव का। यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। हैंडल्स लिखा हुआ है, हैंडल्स लिखा हुआ है, तो इसको देख करके सिर्फ आप बता सकते हैं भैया ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वो इज एम आर का थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए ये नहीं हो सकता।
इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ बीइंग, बीइंग भी नहीं हो सकता क्योंकि BEING बीइंग तब लगाते हैं क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। ठीक है जी, सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर पूछी हुई है। स्पेलिंग एरर बहुत सिंपल सी क्वेश्चन की है, पर्सनल, पर्सनल जो होते हैं कर्मचारी जो होते हैं उनकी स्पेलिंग पूछी हुई है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं भैया, बहुत सिंपल सा है। जानवरों की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं। सेरिकल्चर, सिल्क की स्टडी बोलते हैं, सिल्क बनाने वाले जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके, उनको नरिश करना, पालन पोषण करना, उसको बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी है। एस्ट्रोलॉजी स्टार्स के लिए है, या वो ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। यहां पर इसको रीअरेंज करके देना था, टू द ब्रिंग कार पार्क द मनी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, कार पार्क तक, कार का जो पार्क है, कार पार्क तक मनी लेकर के आओ। ठीक है, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, या कार पार्क में मनी लेकर के आओ, पैसे लेकर के आओ, तो बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? वर्ड है एसेंड। असेंडिंग डिसेंडिंग सुना होगा भैया आपने, असेंडिंग होता बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग होता घटा हुआ, असेंडिंग का उल्टा डिसेंड ही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, असेंड डिसेंड, असेंडिंग डिसेंडिंग बचपन से सुना आप लोगों ने, गलत करने का सवाल ही नहीं बनता है। तो सीटी ने पेपर तो लिया, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक का मतलब वैसे तो वल्नरेबल होता है, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं लाइक अ सिटिंग डक। अब यहाँ पर लिखा है इग्नोरेंट, लेजी, स्लीपी, फैट। डायरेक्ट तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन इग्नोरेंट इसका राइट नियर अबाउट आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इग्नोरेंट होगा तो उसको सिचुएशन का पता नहीं होगा, अनअवेयर होगा, तो उसको जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, बाकी तो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, स्लीपी, फैट और लेजी से कोई मतलब इसका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये है आपका सवाल जो नरेशन का है। अब नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ पर लिखा है डिड आई नॉट वार्न यू। अगर आपने नरेशन के थोड़े से भी रूल्स देखें तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पर डिड नॉट लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है, तो डिड को चेंज करते हैं हैड में, हैड प्लस V3 में। नरेशन के अंदर टेंस चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बनता है, तो यहाँ पर डिड लिखा हुआ ना, तो डिड को डिड नहीं रख सकते, तो इसलिए ये बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी डिड लिखा हुआ है एज इट इज, तो भैया सी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर डिड आई नॉट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेड टू एज इट इज नहीं लगा सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट, ये बिल्कुल सही है, तो डी इसका राइट आंसर है। 82 का आंसर हो जाएगा डी हमारा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पहले सेशन में दे दिया है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीस ऑफ केक, बहुत सिंपल सा है भैया। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई भी चीज जो बहुत आसान हो, वेरी इजी और वेरी सिंपल। कोई जॉब है, टास्क है, कोई भी एक्टिविटी जो बहुत आसान है, उसको बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जिसने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम आपको बताना है। शब्द दिया हुआ है पॉज, पॉज का सिनोनिम बताना है। पॉज का मतलब रुकना होता है, रुकने के लिए स्टॉप है, स्टार्ट, स्टॉप, सेफ, इसका कोई मतलब नहीं है। स्टॉप है, पॉज है, इसी के लिए हॉल्ट वर्ड का भी यूज करते हैं, HALT, वो भी सिनोनिम है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रीपोजिशन का सवाल है कि क्या करेक्शन करें। आई एम एंग्री ऑन यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, क्या ये आ सकता है? नहीं, एंग्री के साथ हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते, एंग्री के साथ विद का यूज करते हैं। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं। अगर मैं तुम्हारी किसी बात से गुस्सा होता तो मैं एट लगाता, आई एम एंग्री एट योर प्रपोजल। एंग्री के साथ एट लगाते हैं अगर किसी बात से गुस्सा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो एंग्री विद होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। और ये हमारे शिफ्ट के 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर मैं 10 क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट के, मतलब 27 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों ये है 27 तारीख की दूसरी शिफ्ट के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, जहां पर पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एंटोनिम, और शब्द है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बारीकी से किसी चीज की जांच पड़ताल करने वाला, डिटेल्ड वे में। ये सिनोनिम है, प्रिसाइज भी सिनोनिम है, केयरफुल रह करके काम करने वाला भी सिनोनिम है। इसका जो एंटोनिम है यहाँ पर वो हो जाएगा स्लोपी, क्योंकि स्लोपी का मतलब होता है थोड़ा सा अनटाइडी, या जो साफ सुथरा नहीं है, या जो बहुत ज्यादा ध्यान से काम नहीं करता है, थोड़ा सा केयरलेस टाइप का। ठीक है, तो उसी को स्लोपी बोलते हैं, वही इसका एंटोनिम हो जाएगा। मेटिकुलस तो बहुत ध्यान से काम करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है इसका, और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ था स्टेशन रीच बिफोर नून, दे पहले आएगा, 4 से शुरू करना है, 4 से एक ही शुरू कर रहा है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाए। दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून, ये हमारा पूरा सीक्वेंस बनेगा। अगर आप सिर्फ इतना समझ जाएंगे ना कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जिसके अंदर दे है, तो भी आपका ये आंसर अपने आप में सही हो जाता तुरंत। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसमें हमने ग्रामर की गलती पूछी हुई है। इन्होंने कहा है कि ईच ऑफ द बॉयज, अगर आपने सिर्फ इतना देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ भैया ईच, और ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हैव का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हैव की जगह पर यहाँ पर हैज होना चाहिए था। सिर्फ इतना अगर आपको पता है तो सेकंड में गलती है, और सेकंड दिया कहाँ है, ये देखो, ये यहाँ पर देखना क्या गलती की है मजेदार।
इन्होंने यहाँ पे कहा सेकंड में गलती है। अब बच्चे ने, जिसका ये पेपर, उसने क्या किया, उसने तुरंत आकर के बिना देखे हुए बी पे टिक लगा दिया, जबकि बी पे दिया क्या हुआ है, बी पे तो एक दिया हुआ है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आजकल करवाई जाती है। बी देखो दिया क्या है, सेकंड पार्ट दिया क्या है, सेकंड पार्ट इसमें दिया है। आप एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं किस तरीके से गलती करवाई जाती है, जहां पर आपको आंसर पता है उसके बाद भी गलती करवा दी जाती है। यहां पर दूसरा हिस्सा है वो बाय डिफॉल्ट बी नहीं माना जाएगा, आपको ये देखना पड़ेगा कैसे गलती है, ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी एरर करवाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया यहाँ पर कि एज द प्लेन डैश थ्रू टर्बुलेंस, प्लेन टर्बुलेंस से क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। फ्लाइंग तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इजमार वासवर्ड कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। फ्लोन थर्ड फॉर्म है, वो भी नहीं आएगी, तो पहला होगा ऐसी होगा। तो जैसे प्लेन टर्बुलेंस में से उड़ रहा था या उड़ा था, टर्बुलेंस मतलब हलचल होती है, जब प्लेन बादलों में से गुजरता है तो वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होती है प्लेन में। द पैसेंजर्स डैश देयर सीट बेल्ट्स टाइटर, जब प्लेन हिल रहा होगा टर्बुलेंस में से, तो पैसेंजर्स ने क्या किया होगा, अपनी सीट बेल्ट को ग्रैब कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा, या बांध लिया होगा, अच्छे से बांध लिया होगा। भैया यहाँ पर देखो कैंडिडेट ने सी पे आंसर लगा दिया और ये गलती हो गई है, और ये कैंडिडेट को लगाना चाहिए था फास्टन। फास्टन का मतलब होता है बांधना, कि जैसे ही प्लेन टर्बुलेंस से गुजरा, पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट को बहुत टाइट तरीके से बांध लिया। उसके बाद कैप्टन की वॉइस ने उनको रीअश्योर किया। ठीक है जी, ये हमारे थे अभी 79 क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पर इट इज एसेंशियल दैट शी वर्ब बी इज वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, कल की बात हो रही है कि वो कल प्रेजेंट होगी, और एसेंशियल दैट लिखा हुआ मतलब किसी काम की नीड या नेसेसिटी की बात हो रही है। नीड या नेसेसिटी की बात होती है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हम एक वर्ब का एक सब्जंक्टिव मूड यूज करते हैं। सब्जंक्टिव मूड क्या यूज करते हैं, वर्ब का सब्जंक्टिव मूड यूज करते हैं। और वर्ब का सब्जंक्टिव मूड ये कहता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एसेंशियल दैट अगर कहीं पर लिखा तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस कारण से वर्ब यहां पर आएगी बी, इज भी नहीं आएगा और वाज भी नहीं आएगा। तो हमारे इस कैंडिडेट के ये आंसर भी गलत हो गए हैं। यहां पर लिखा जाएगा बी। इसको अच्छे से देख लेना, मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। एसेंशियल दैट का मतलब है जरूरी, और ये नेसेसिटी को शो करता है, और नेसेसिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर है सब्जंक्टिव मूड की नीड, और सब्जंक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो हो जाएगा बी। बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। डी मतलब इज हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछ रहा है एंशिएंट का सिनोनिम। एंशिएंट मतलब पुराना, तो ओल्ड मतलब पुराना। हमारा कैंडिडेट यहाँ पर सफल हो गया, इसने आंसर सही कर दिया है। आगे चलते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इनमें से। कंप्राइज वर्ड लिखा हुआ, भैया कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इसलिए कंप्राइजेस ऑफ जो हमारे कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर कर दिया, ये हो गया गलत। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगा सकते। हैड कंप्राइज की नीड नहीं है। इज कंप्राइज ऑफ को ज्यादा फेवर नहीं किया जाता, आंसर है इसका पहला। द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस, रिपोर्ट जो है वो 5 सेक्शन से मिलकर के बनी है। रिपोर्ट के अंदर 5 सेक्शंस हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द टाइम वी गॉट देयर, बाय द टाइम लिखा हुआ, भैया बाय द टाइम के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है तो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। बाय द टाइम के साथ अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी तो आगे पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन से ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में। हमारा कैंडिडेट भी यहाँ पर सफल हो जाता है, इसने बी आंसर लगाया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, भैया उसको अथीस्ट ही बोलते हैं। हमारे कैंडिडेट ने पहले सही लगाया, उसके बाद एग्नोस्टिक कर दिया। एग्नोस्टिक तो वो होता है जो डाउटफुल रहता है, जो ये मानता है कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। ये एग्नोस्टिक ये नहीं कहता कि भगवान नहीं होता, एग्नोस्टिक कहता है भगवान के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ जानते नहीं है। अथीस्ट होता है वो कहता है भगवान होता ही नहीं है। स्केप्टिक मतलब हर चीज पर डाउट करने वाला, थीस्ट मतलब भगवान को मानने वाला। हमारे यहाँ पर आंसर अथीस्ट है, क्योंकि अथीस्ट वो है जो भगवान को नहीं मानता। और अब हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट सवाल कहता है दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। दे वर फाइनली एबल टू, लंबे डिसएग्रीमेंट के बाद क्या किया होगा, लंबे डिसएग्रीमेंट के बाद उन्होंने आपस में जो अपने झगड़े वो खत्म कर दिए होंगे, पैचअप कर लिया होगा। तो पैचअप करने को, झगड़े खत्म करने को बोलते हैं बरी द एक्स, मतलब जो भी डिसएग्रीमेंट है उनको खत्म कर दिया और फाइनली वो लोग एक हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्न द ब्रिज नहीं करना। बर्न द ब्रिज का मतलब तो रास्ते खत्म करने से होता है। तो बरी द एक्स और बरी द एच यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अपने झगड़े खत्म करना, मिट्टी डालना पुराने जो झगड़े हैं उन पर। ठीक है जी, इसके साथ ये चारों ही जो पेपर हैं सीईटी के 26 तारीख के दोनों, 27 तारीख के दोनों, इनके हमने कंप्लीट वो खत्म कर लिए हैं। और अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से इन चारों सेक्शन, चारों पेपर में जो ग्रामर आई है, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इस चैनल पर कंप्लीट ग्रामर की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर ग्रामर के 101 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल कराए हुए हैं एक ही वीडियो के अंदर। ये वीडियो फ्रीली यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो, ताकि आप ऐसे किसी भी एग्जाम में
अटकेंगे नहीं ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें इतना ही, अगर आगे कोई भी एग्जाम होता है तो उसके एनालिसिस के साथ में आपके सामने ऐसे हाजिर होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, फीडबैक जरूर देना कमेंट करके, आप और कैसी वीडियोस पाना चाहते हैं। धन्यवाद।